हेलो व्यूअर्स, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज हम समझेंगे कि कौन होता है महान्यायवादी। हमारा यह आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत में करीब सभी लोग अदालत से परिचित हैं। मिलॉर्ड, जज साहब और वकील जैसे शब्दों को खबरों या फिल्मों में आए दिन सुनते ही रहते हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा भी है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक ऐसा नाम है जो भारत सरकार के लिए बहुत मायने रखता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी कानूनी या अदालती अड़चन में पड़ता है तब उसे अपनी पैरवी के लिए एक वकील की जरूरत पड़ती है। ये वकील उस व्यक्ति की बिना पर अदालत में दलील देता है या उसका पक्ष रखता है। ठीक वैसे ही भारत सरकार को भी देश की किसी अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए एक वकील की जरूरत होती है, लेकिन उसका नाम वकील न होकर महान्यायवादी होता है। इसे ही अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। तो आज इसकी चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि भारत के महान्यायवादी पद ने हाल ही में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। दरअसल बीते दिनों भारत सरकार ने मुकुल रोहतगी को अटॉर्नी जनरल बनने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसके बाद सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी को नया अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी नियुक्त किया है। उनकी ये नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वेंकट रमणी ने के वेणुगोपाल का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हुआ है। तो ऐसे में आज के आर्टिकल में हम भारत के महान्यायवादी पद से जुड़ी अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही ये भी समझेंगे कि महान्यायवादी की नियुक्ति तथा उसके कार्य और पदावधि के संदर्भ में भारतीय संविधान क्या कहता है। इसके अलावा इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले महान्यायवादी पद को समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख है। इस तरह ये एक संवैधानिक पद है और भारतीय संविधान में इसे एक विशेष पायदान पर रखा गया है। ये भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी है, यानी महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और यही वजह है कि जब भी सरकार किसी कानूनी मामले में अटकती है या फिर संदेह की स्थिति में होती है तो ऐसे मामले में इससे सलाह लेने का काम करती है। इसी के साथ ये न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है और विभिन्न न्यायालयों में उसका पक्ष रखने का काम करता है। इस तरह ये देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। महान्यायवादी के बारे में एक रोचक बात ये है कि ये न तो संसद के किसी सदन का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन इसे किसी भी सदन में भाग लेने का अधिकार होता है। इसके साथ ही उसे संसदीय समितियों में भी भाग लेने तथा बोलने का अधिकार होता है, हालांकि इसे मत देने का अधिकार नहीं होता। भारतीय संविधान में इसे ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में महान्यायवादी का पद विधिक और राजनीतिक दोनों प्रकृति का है। वहाँ इसे सरकार के विधिक अधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन ये निर्वाचित होकर आता है, जबकि भारत में ये केवल विधिक अधिकारी होता है। भारत में इसके निर्वाचन की बजाय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। गौरतलब है कि विधि अधिकारी पद की परिभाषा विधि अधिकारी नियम व शर्तें नियमावली में दी गई है। इसमें 3 अधिकारियों यानी भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता तथा भारत के अपर महाधिवक्ता को विधि अधिकारी माना गया है। आपको बता दें कि भारत के प्रथम महान्यायवादी का नाम MC सीतलवाड़ है। चलिए अब जान लेते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति एवं योग्यताओं के बारे में भारतीय संविधान क्या कहता है। तो संविधान का अनुच्छेद 76 कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। इस तरह संविधान के मुताबिक महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन व्यवहार में ये नियुक्ति मंत्री परिषद की सिफारिश पर की जाती है। इस अनुच्छेद से पता चलता है कि महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए ऐसी योग्यताओं का होना जरूरी है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए आवश्यक होती हैं। इसका मतलब ये है कि महान्यायवादी होने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए।
इसके साथ ही उसे किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम करने का कम से कम 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए या फिर किसी उच्च न्यायालय में वकालत करने का कम से कम 10 साल का तजुर्बा होना चाहिए या फिर वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता यानी न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। चलिए अब इसके बाद महान्यायवादी की पदावधि और वेतन व भत्ते के बारे में जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76(4) में कहा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। इस तरह वो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही कार्यरत रहता है। व्यवहार में वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और उसे हटाने के लिए संविधान में किसी प्रक्रिया या आधार का उल्लेख नहीं है। इस तरह संविधान महान्यायवादी के लिए कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं करता है। इसे हटाने के मामले में इसकी सेवा शर्तों से संबंधित 1987 के नियमों में उल्लेख किया गया है कि महान्यायवादी को हटाने के मामले में उसे कम से कम 3 महीने पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है। हालांकि अगर वो चाहे तो वो कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा पद मुक्त हो सकता है। महान्यायवादी के बारे में कहा जाता है कि वो सरकार के साथ आता है और सरकार के साथ ही जाता है। दरअसल सरकार बदल जाने पर या अन्य किसी वजह से सरकार के अस्तित्व में न रहने पर महान्यायवादी द्वारा त्यागपत्र देने की परंपरा रही है। वहीं वेतन भत्ते के मामले में महान्यायवादी वही पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस तरह संविधान ने महान्यायवादी का पारिश्रमिक यानी वेतन व भत्ते निर्धारित नहीं किए हैं। इसे संसद या संसदीय समितियों में भाग लेने के मामले में एक संसद सदस्य की तरह ही सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। ये लोक सेवक की परिभाषा में न आते हुए भी भारत की संचित निधि से वेतन प्राप्त करता है। गौरतलब है कि उसे एक निश्चित वेतन के साथ ही प्रत्येक मामले में पेश होने के लिए प्रत्येक पेशी के मुताबिक अलग से भुगतान भी किया जाता है। चलिए अब इस सब के बाद ये समझते हैं कि महान्यायवादी के कार्य एवं दायित्व क्या होते हैं। तो महान्यायवादी के कार्य के बारे में जानकारी हमें मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद 76(2) से मिलती है। ये अनुच्छेद कहता है कि महान्यायवादी का ये कर्तव्य होगा कि वो भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। इसके साथ ही विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। इसके अलावा उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान द्वारा या किसी प्रचलित विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। इस तरह ये राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित या सौंपे गए सभी कार्यों को करने के लिए बाध्य है। चूंकि ये भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है, इसलिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए मामलों में ये सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 76(3) के मुताबिक महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। वहीं अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इस प्रक्रिया में महान्यायवादी राष्ट्रपति या भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसके काम में सहयोग करने के लिए वकीलों की एक पूरी टीम होती है, जिसमें इसके नीचे भारत का महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता जैसे विधि अधिकारी काम करते हैं। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी को संसद की सभी प्रक्रियाओं में बोलने और भागीदारी करने का अधिकार देता है, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो इस तरह महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका का एक अंग है। अनुच्छेद 105 के मुताबिक उसे वो सभी विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं जो एक संसद सदस्य को प्राप्त हैं। गौरतलब है कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है और न ही ये पूरी तरह से सरकारी सेवकों की श्रेणी में आता है। इसलिए ये अपनी खुद की वकालत वाली निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। हालांकि जिस मामले में सरकार ने उससे सलाह ली है उस मामले में वो मुकदमा नहीं लड़ सकता। इसके अलावा जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस मामले में वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। वो ऐसे किसी भी मामले की पैरवी नहीं कर सकता जो भारत सरकार के खिलाफ हो। दरअसल इसके पीछे का तर्क ये है कि सरकार का पक्षकार होने के साथ साथ सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ा जा सकता। अगर उसे ऐसा करने की छूट दे दी जाए तो इससे उसके हित आड़े आएंगे और इस पर एक रोक ये भी लगाई हुई है कि बिना भारत सरकार की अनुमति के ये किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। तो चलिए
अब आर्टिकल को समेटते हुए इसके निष्कर्ष पर एक नजर डाल लेते हैं। असल में महान्यायवादी सरकार को किसी भी कानूनी उलझन से निकालने में अपनी भूमिका निभाता है। वो न्यायालय में सरकार की मंशा को स्पष्ट करने का काम करता है। इसके अलावा चूंकि सरकार न्यायपालिका का सम्मान करती है, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति या संगठन न्यायपालिका की या उसके निर्णयों की अवमानना करता है तो उस पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि ऐसे किसी मामले में कार्रवाई शुरू करने से पहले महान्यायवादी की सहमति ली जाती है। इस संदर्भ में उसे न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 शक्ति प्रदान करता है। गौरतलब है कि जिस तरह केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी होता है, उसी तरह राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता होता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इस तरह हर राज्य का अपना एक महाधिवक्ता होता है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के अभ्यास प्रश्न का। तो प्रश्न है, महान्यायवादी पद का उल्लेख करते हुए उसकी भूमिका को समझाइए।